Good morning, guys. Welcome to MRS Indore. Today we will learn descriptive paragraph and writing section. Okay. तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और एक चीज़ और है जो डायरी एंट्री, हम कैसे डायरी एंट्री करते हैं। डायरी का मतलब वो होता है आप दिन भर में है ना जो कार्य आपने किया देखा उसको फिर शाम को लिखना होता है ना। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगी कि डायरी एंट्री हम शाम को लिखी जाती है। तो जब भी मेंशन करें उसमें डेट टाइम, ठीक है, टाइम होगा आपका शाम को या रात को बैठ के फुर्सत में आप लिखते हैं उसको। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो होता है टाइप ऑफ राइटिंग। ओके, अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट इज मेन टू डिस्क्राइब अ पर्सन। किसका डिस्क्राइब करेंगे? एक प्रकार का लिखा जाने वाला जो कि है ना, जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब अ पर्सन, एक पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, कोई स्थान हो उसके बारे में, कोई इवेंट हो। ओके, और इसके बारे में हम पूरा डिटेल में लिखते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं ये जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग a type of writing that is meant to describe a person, place or event in great detail. ओके बेटा, तो देखिए अब हम बात करते हैं एक जो होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव यस बेटा, अब बाद में लगाऊंगा, आपने मैसेज बॉक्स में डाल दिया ना बेटा, बस मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है, हम लगा देंगे सबके। ओके, तो हम यहाँ इसको देख रहे थे। तो ये है आपका, आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एनी गिवन टॉपिक। ठीक है, कोई सा भी दिया जाने वाला टॉपिक होता है उसका डिटेल होता है। उसमें कोई पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, इवेंट, कोई घटना है ना जो आपने देखी। इट हेल्प द रीडर टू फील एंड सेंस द डिटेल्स रिटन बाय द राइटर, है ना। तो जो राइटर लिखता है उसके द डिटेल्स गिवन इन द पैराग्राफ मस्ट अपील टू द 5 सेंस। क्या होना चाहिए उसमें? 5 सेंस होना, साइट, टेस्ट, टच, है ना, आपके दिल को छू जाना, स्मेल एंड हियरिंग। The main purpose of writing a descriptive paragraph is that the reader must feel what he writer, okay, what the writer is describing। तो ये हमारा जो मेन पर्पज होता है उसको लिखने का। ओके, while writing a descriptive paragraph there are few points to keep in mind। जब भी आप लिखें, है ना, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं गिव प्रॉपर इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, है ना, जो टॉपिक है उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक पर्सन, प्लेस, इवेंट पर हो सकता है। व्हेन राइटिंग अबाउट पर्सन फोकस ऑन द फिजिकल डिटेल। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में लिखें तो फोकस करें उसके फिजिकल डिटेल पर। ठीक है, कैसा है दिखने में, हाइट क्या है, ठीक है ना, इस प्रकार का। ब्यूटीफुल लग रहा है, अगली लग रहा है, कैसा लगता है, हाइट क्या है, यंग है, आई कैसी है, ठीक है, इस प्रकार का। तो मसल्स कैसे है, इस प्रकार हम उसको कर सकते हैं डिटेल में। फिर हम उसके जो फीचर्स है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, उसके फीचर्स भी हो सकते हैं, ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हेन राइट। ओके, व्हेन राइटिंग अबाउट अ प्लेस और अ इवेंट, किसी स्थान और किसी इवेंट के बारे में हम डिस्क्राइब करें, द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक about it and
हाईलाइट ऑल द स्मॉल डिटेल ऑफ द प्लेस और इवेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम अगर किसी प्लेस और इवेंट का हो तो उसका उसमें डिटेल होना चाहिए। ठीक, अब हम लिखते हैं जब भी, तो हम प्रीवियस क्लास में भी ये देख चुके हैं कि उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, है ना। सबसे पहले उसका जो है हेडिंग और टाइटल होना चाहिए किसी भी पैराग्राफ का। ठीक है, ये एक फॉर्मेट होता है ना किसी पैराग्राफ को लिखने का, तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, उसका एक टाइटल होना चाहिए, है ना। पैरा फर्स्ट में क्या लिखते हैं हम, पैराग्राफ फर्स्ट में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, है ना, उसका इंट्रो करते हैं, जैसे कि हमने कल की क्लास में समझा था कि इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता किसी भी, है ना, टॉपिक या टाइटल या हेडिंग के बारे में जब भी लिखें। नेम, अगर हम किसी के बारे में लिख रहे हैं, नेम, एज, ठीक है, हाइट, ये सेकंड में ये लिख देंगे हम उसका पैरा में। थर्ड पैरा में हम उसका बिल्ड, है ना, कॉम्प्लेक्शन जो भी है उसके बारे में हम लिख देंगे। पैराग्राफ फोर्थ में पर्सनैलिटी, अगर व्यक्ति है तो उसका कैरेक्टर्स, है ना, ट्रेट्स क्या है उसके, हॉबीज़ क्या है उसकी, ये हम बताएंगे किसी व्यक्ति के बारे में हम लिख रहे हैं। पैरा फिफ्थ में हम कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, फीलिंग्स भी बता सकते हैं, है ना, किसकी, फीलिंग्स ऑफ पर्सन। तो इस प्रकार से हम एक फॉर्मेट होता है हमको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके, तो हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज अ फोकस्ड एंड डिटेल्ड रिच अकाउंट ऑफ द स्पेसिफिक टॉपिक, तो विशिष्ट विषय का विस्तृत विवरण हमको इसमें लिखना होता है। पैराग्राफ इन दिस स्टाइल ऑफन हैव कंसर्न फोकस, ध्यान केंद्रित करता है, द साउंड ऑफ अ वाटरफॉल, द स्नैच ऑफ द स्कूल स्प्रे, है ना, बट कैन आल्सो कन्वे समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, है ना, अमूर्त चीज़ें जो होती है एब्स्ट्रैक्ट, सच एज एन इमोशन और मेमोरी। इमोशन अमूर्त होती, दिखाई नहीं देती है। सम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स डू बोथ, कुछ तो है ऐसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ये दोनों ही चीज़ें हमको दिखाता है, उसमें पता चलती। दीज पैराग्राफ्स हेल्प रीडर्स, ये इस प्रकार के जो होते हैं ना पैराग्राफ, वो हेल्प करते हैं रीडर को फील एंड सेंस द डिटेल द राइटर वांट टू कन्वे, जो लेखक है कन्वे करना चाहता है वो। ओके, तो टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यू मस्ट स्टडी योर टॉपिक क्लोजली, तो आप जो भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप, है ना, लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसको स्टडी करना है टॉपिक बिल्कुल क्लोजली, जो भी टॉपिक है उसको क्लोजली स्टडी करना। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिटेल यू ऑब्जर्व, जो भी ऑब्जर्व किया उसकी एक, है ना, हमने जो भी ऑब्जर्व किया उसकी एक लिस्ट तैयार करें ताकि हमको उस पैराग्राफ को लिखने में सुविधा हो। ओके, एंड ऑर्गेनाइज दोज डिटेल इनटू अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर की बात करी थी कि इसका फॉर्मेट इस प्रकार से होगा, तो हम उसके अनुसार उसको अरेंज कर लें जो भी हमारे पॉइंट्स हमने लिखे। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि पेंटिंग, पिक्चर्स, है ना, वर्ड्स, वीडियोस, सीनरीज, डिटेल, हम जो भी हमारे दिमाग में आई है, जो भी इवेंट है या, है ना, पैराग्राफ हम जिसके बारे में लिख रहे हैं वो सब चीज़ें अरेंज करेंगे। तो फिगरेटिव लैंग्वेज, है ना, स्माइल्स, कोई व्यक्ति है तो इस प्रकार का हम अ लॉट ऑफ डिटेल एंड डिस्क्राइब एडजेक्टिव, जैसे कि उसके एडजेक्टिव विशेषताएं, लॉजिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशंस, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका इंटर दे देंगे हम। ठीक है, सपोर्टिंग डिटेल ले लेंगे उसकी। ओके, और कंक्लूजन बता देंगे और सम अप कर देंगे उसका। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ें इससे।
आगे। तो ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली अभी। अब द गोल ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ फॉर रीडर टू फील लाइक दे आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग व्हाट राइटर इज डिस्क्राइब, है ना, जो राइटर है क्या डिस्क्राइब कर रहा है उसको लिख रहा है ना जो पैराग्राफ उसमें। फॉर एग्जाम्पल देयर वर अ फ्यू डिस्क्रिप्शंस इन द सेंटेंस द मोस्ट लाइकली हेल्प यू क्रिएट अ मेंटल इमेज। एक मेंटल इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे चेयरिंग क्राउड, है ना, आप कहीं पे भी देखते, कहीं देखिए मैच देखने जाते आप वहाँ पे चेयरिंग क्राउड मिलेगी आपको, तो आपको एक इमेज आपके दिमाग में डेवलप हो जाती है ना, कि एक चेयरिंग क्राउड है, he peered confidently over the rim of his metallic grey sunglasses, है ना, वहाँ पे कई लोग होते हैं अपने साथी लोगों के साथ, है ना, और सन ग्लासेस पहने हुए, पॉपिंग लुकिंग फ्लाइडिंग अक्रॉस द डांस फ्लोर। ठीक है, कई लोग आपने मैच देखा होगा तो उसमें ये सब आपने देखा होगा, है ना, तो वहाँ पर लोग किस तरह से चिल्लाते हैं, किस तरह से जब ना इनके पसंदीदा जो होते हैं प्लेयर, मान लीजिए क्रिकेट देख रहे हो उसने छक्का मार दिया तो कैसे डांस करने लगते। ओके, ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ द मैक्सिट डिस्को बॉल। ओके, इस प्रकार से तो ये कि हमने चलो हमारे दिमाग में ये चीज़ें हमने देखी, हमने ये पढ़ा, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई उसकी, है ना। तो सोल सैंपल देख लें हम इसका। एक राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। ओके, किसी हाँ 100 to 150 वर्ड। तो देखिए इसके बाद में हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो 100 से 150 वर्ड में हमको लिखना है। टॉपिक हमारा दिया हुआ है अ फ्रेंडली क्लोन। ठीक है, जिसको क्लोन में से एक मस्खरा होता है ना, आपने देखा होगा, हम कई बार देखते हैं मस्खरा होता है ना, जोकर टाइप है, राजकुमार की एक फिल्म का नाम ही था जोकर। ठीक, तो इस प्रकार ओके, फ्रेंडली क्लोन मीन्स मस्खरा या जोकर। ठीक है बेटा। वन ओके, ऑन वन कॉर्नर माई ड्रेसर, है ना, जो ड्रेसर होता है ना, हर कोई नाटक प्ले करता है वहाँ ड्रेसर होता है। तो सिक्स स्माइलिंग टॉय क्लाउन ऑन अ टाइनी ओके यूनिसाइकिल, अ गिफ्ट आई रिसीव्ड लास्ट क्रिसमस फ्रॉम माई क्लोज फ्रेंड। किसी क्लोज फ्रेंड से मिली थी ये टाइनी यूनिक साइकिल। ओके, अब आपने सर्कस में ये देखा भी होगा इस प्रकार की साइकिल को। द क्लॉन शॉर्ट्स येलो हेयर, है ना, उसकी कैसे शॉर्ट्स येलो हेयर है, मेड ऑफ यॉर्न, कैसे बने हुए हैं वो, यॉर्न से। ओके, कवर्स इट्स ईयर बट is parted above the eye. The blue eye are outlined in the black, okay, with thin dark lashes flowing from the brow, हाँ, कि ब्राउ से वहाँ से वो क्या कर रहे हैं, फ्लोइंग हो रहे हैं। इट हैज़ चेरी रेड cheeks, nose एंड लिप्स। आपने किसी जोकर को देखा होगा तो उसकी नोज कैसी होती है ना, तो जोकर होता है वो सबको हंसाने के लिए ऐसा अपना मुखौटा तैयार करता है, मस्खरा होता है। ओके, इस प्रकार से अपना हुलिया चेंज कर लेता है। एंड इट्स ब्रॉड ग्रीन, ओके, ब्रॉड ग्रीन बरोनी जिसको कहते हैं हम, डिसअपियर इनटू द वाइट रफल, है ना, उसको हम झालर भी कह सकते हैं। रफल में से झालर होते हैं ना, वाइट रफल अराउंड इट्स नेक,
उसकी गर्दन के चारों तरफ क्या है, वाइट रफल है, झालर जिसको कहते हैं हम, झालर लगाई है। द क्लॉन वियर अ फ्लूफी, मुलायम सा है ना, फ्लूफी मीन्स मुलायम, टू टोन नायलॉन कस्टम, टू टोन मतलब 2 कलर का होता है, ओके। द लेफ्ट साइड ऑफ द आउटफिट इज लाइट ब्लू, तो लेफ्ट साइड का कैसा है भाई, लाइट ब्लू, एंड राइट साइड इज रेड, दूसरी तरफ राइट साइड में रेड कलर का है। द टू कलर मर्ज इन अ डार्क लाइन दैट रन्स डाउन द center of the small outfit, surrounding its ankles and discussing its long black shoes, कैसे हैं उसके long black shoes are big pink balls. The white spoke on the wheel of the unicycle, है ना। जो इस यूनिसाइकिल आपने अक्सर सर्कस में देखा होगा, वो एक पहिए की साइकिल होती है, उस पर चलाता है, वो चलाते चलाते स्टेज पे आता है ना। तो यूनिसाइकिल जो एक पहिया की साइकिल होती है वो, तो व्हील्स ऑफ द यूनिसाइकिल गेदर इन द सेंटर एंड एक्सपेंड टू द ब्लैक टायर, so that the wheel somewhat है ना resembles, है ना, जैसे सदर्श होना दिखाई देना, resembles the inner hull of a grape fruits, है ना, grape fruits, the clone and एक प्रकार की नारंगी जिसको कह सकते हैं हम। The clone and the unicycle together stand about a foot high. As a chaste gift, है ना, from my good friend Tan, this colorful figure greets me with a smile every time I entered my रूम। देखिए इस प्रकार से ये हमने पैराग्राफ को देखा, इसमें हमारा जो टाइटल है उससे रिलेटेड हमने यहाँ इसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया यहाँ पर, है ना। आ फ्रेंड क्लोन, हमको वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हम तो पता चलना चाहिए कि ये एक टाइटल दिया है। अब इस टाइटल के अकॉर्डिंग हमको एक इमेज तैयार करनी, आइडिया है, हमने स्टार्टिंग करा, है ना, अरेंज कर लिए पॉइंट्स, और उसको फिर हमने इस प्रकार से जो इसका फॉर्मेट होता है इंट्रोडक्शन में, इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके बॉडी पार्ट लिया, कंक्लूजन दे दिया, है ना, जिसके बारे में हमने पर्सन की बात की थी। इसमें पर्सन का उसको जो उसके एडजेक्टिव्स है वो बता देंगे, जैसे कि हमने इसमें चर्चा की थी, वो कैसा दिखता है, ब्यूटीफुल है, अगली है, हाई है, यंग है, कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, ये सब हमने उसमें, है ना, उसके स्पेशल फीचर्स है वो हमने इसमें दिखाया। हमने ये चीज़ फॉर्मेट के समय में बात कर लिया था। उसका क्या इसमें एज है ना, एज, उसकी हाइट, ओके, ये सब हमने इसमें उसको बता दिया। उसने क्या, उसका कार्य क्या है वो हमने बता दिया। उसमें बॉडी पार्ट में कंक्लूजन में हमने ये से लास्ट में हमने उसका कंक्लूजन बता दिया। इस प्रकार से एक राइटर जो होता है उसकी क्या कन्वे करना चाह रहा है वो, है ना, जो रीडर है उनके लिए वो जो बात पहुंचाना चाह रहा है वो प्रॉपरली पहुंच रही है। तो ये इस प्रकार से यदि हम लिखेंगे तो वो आसानी से कन्वे कर पाएगा। आप लिखेंगे तो आप भी कर पाएंगे। ओके गाइस, तो ये हमारा था आपका पैराग्राफ राइटिंग। ओके गाइस, हम इसकी डायरी एंट्री देख लें। अब डायरी एंट्री जो आप लोग अक्सर देखते हैं ये चीज़, डायरी कि भाई हम डायरी लिखते हैं तो कैसे लिखें। हाँ, कई लोग लिखते हैं डायरी, हमने कई स्टूडेंट्स हमारे देखे रोज़ लिखते हो डायरी में कुछ, तो अपना डायरी में मेंशन करते कि आज दिन भर में क्या हुआ, क्या करा, ठीक है। तो ये डायरी एंट्री हो जाती है आपकी। तो कैसे लिखेंगे भाई, डायरी एंट्री का भी ऐसे फॉर्मेट होता है ना, उसको हम यदि फॉलो करें तो हमारे लिए थोड़ा आसान होता है वो।
तो जब भी हम ये डायरी एंट्री लिखें तो उसको हमको ध्यान में रखना है, वो चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायरी एंट्री इज़ शॉर्ट कंपोजिशन, है ना। आप जब भी लिखते हैं शॉर्ट कंपोजिशन ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। एक दिन की एंट्री करते हैं उसमें। इट इज़ यूजुअली एन एंट्री ऑफ द राइटर, जो भी लिखता है ना वो क्या होती है उसमें, फीलिंग्स होती है उसमें, उसकी एक्टिविटीज़ होती है। आर ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट हैपन इन हिज और हर, है ना, या तो वो पुरुष होगा या महिला होगा, तो उसकी लाइफ में क्या होता है, ठीक है, वो उसमें ब्रीफ समरी उसमें होती है, ठीक है। इट इज़ इंट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, आत्मविश्लेषण, जिसको हम आत्मविश्लेषी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही लिखता है ना, तो इट इज़ इंट्रोस्पेक्टिव होता है, आत्मविश्लेषी, वो आत्मविश्लेषण खुद ही करता है। इन नेचर एंड इट इज सिमिलर टू एन इनफॉर्मल लेटर, है ना। ये एक इनफॉर्मल, एक फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, क्योंकि ये व्यक्ति खुद अपनी डायरी लिखता है, तो ये फॉर्मल नहीं होता है, एक इनफॉर्मल होता है, ठीक है। इज द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, it's a handwritten reporting of what has happened over the course of day, है ना, पूरे दिन में क्या हुआ, ठीक, अदर या कोई और अवधि, पीरियड, ठीक। टू राइट अ डायरी एंट्री, a situation will be given on the basis of which your creativity, imaginations and expression will be test। देखिए आप लिखेंगे आपके इमेजेस, है ना, आप क्या इमेज करते हैं, आपका इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी आपकी और एक्सप्रेशन आपके ये दिखते हैं उससे, ओके। तो गाइस हम जब भी डायरी एंट्री लिखें तो हमको इन चीज़ों का, है ना, स्टेप ऑफ राइटिंग और डायरी एंट्री, इनका ध्यान रखें। कौन कौन से द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलो टू रीड, है ना, टू राइट एन इंटरेस्टिंग डायरी एंट्री, ओके, एफर्टलेस। अब कौन कौन सी बातें हैं, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना, कालानुक्रम, जैसे कि डे, आज ये दिन, इसके बाद फिर ये दिन, फिर उसके बाद ये, है ना, अगर वर्ष है तो ये इस वर्ष, फिर उसके बाद में ये वर्ष, इस प्रकार से। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट होना चाहिए, ठीक। या इंसिडेंट्स हो गए इन अ लॉजिकल एंड कोहेरेंट, है ना, सुसंगत, जिसको हम कह सकते हैं संबद्ध, एक दूसरे का बताता हो, मेल पूर्वक पूर्ण होना चाहिए। ऑर्डर एज द डायरी इज यूजुअली रिटन एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, अक्सर कब लिखी जाती है, दिन के आखिरी समय, मतलब शाम का समय कह सकते हैं हम, रात भी कह सकते हैं, रात में भी लिखते हैं कई लोग, है ना। मेंशन द करेंट डे, ठीक है, उसमें हमको क्या मेंशन करना होता है, मेंशन द करेंट डे, डेट, टाइम। अक्सर गलती करते हैं बच्चे लिखते समय, फिर एक नंबर कट जाता है आपका, मेंशन ही नहीं करते डे, डेट, टाइम, हाँ। एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पैसेज, ठीक, लेफ्ट कॉर्नर कहाँ है, ये आपका देखिए कर्सर दिख रहा है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो ये लेफ्ट कॉर्नर है, टॉप ऑफ, ठीक, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं लिखना, बस वहीं पे आपको ये चीज़ मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक नंबर आपका इससे कट जाता है यदि आप ऐसा मेंशन नहीं करते हैं। करंट डे मतलब जिस दिन का लिख रहे हैं आप वो डे होना चाहिए, मंडे है, ट्यूसडे, डेट होना चाहिए, कौन सी डेट है ना, तो डेट, मंथ, ईयर आप मेंशन कर सकते। टाइम, कौन सा टाइम पर आप इसको लिख रहे हैं वो टाइम लिख दें उसमें। टाइम हम तो हमने ऊपर ही उसका मेंशन किया था कि यूजुअली हम कब लिखते हैं इसको, एंड ऑफ द डे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हाँ, एक्सप्रेस द आइडिया इन पैराग्राफ, जो भी है आपका आइडिया, ऑल द मेन एंड इम्पोर्टेंट डिटेल और द मेन कंटेंट, ठीक। इट शुड बी ब्रीफ एंड विविड,
ठीक है, विविड, ब्रीफ एंड विविड होना चाहिए, तो उसके सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। क्रिएट पिक्चर इन ओके योर माइंड, आपके दिमाग में उसकी पिक्चर क्रिएट होना चाहिए। ग्राफिक और कॉस्मिक, जो आप इमेज आपके दिमाग में उसकी हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। ले स्ट्रेस, ओके, ले स्ट्रेस ऑन द इमोशन, फीलिंग एंड रिएक्शन ऑफ द राइटर। इट शुड बी रिटन इन इनफॉर्मल एंड पर्सनल स्टाइल। ये जो डायरी लिखी जाती है ये कैसी लिखी जानी चाहिए, बिल्कुल इनफॉर्मल और पर्सनल स्टाइल में, क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी दिखाई पड़ती है, उसकी आइडियाज़ क्या है ये। कंसिडरिंग द डायरी टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक, कैसे, बिल्कुल आपकी बेस्ट फ्रेंड की तरह। राइट द डायरी एंट्री इन पास्ट टेंस एज इट इज़ अ मेमोरी। क्यों भाई, पास्ट टेंस ही होगा ना, आप पूरे दिन निकल गया है और शाम को लिख रहे तो वो तो बीता समय हो जाता है। कीप द वर्ड लिमिट अप टू 100 टू 150, 100 से 150 का वर्ड लिमिट होना चाहिए। ओके, कंक्लूड बाय साइनिंग द राइटर फर्स्ट नेम, राइटर का फर्स्ट नेम है ना, आप जब भी उसको लिखें तो फर्स्ट नेम आपका उसमें होना चाहिए, ठीक। लास्ट में आपका सर नेम होना चाहिए, ठीक, उसका फर्स्ट नेम होना चाहिए। फर्स्ट नेम जो भी आपका फर्स्ट नेम हो, निशा हो, है ना, गीता हो, रीना हो, इस प्रकार से फर्स्ट नेम होना चाहिए, ठीक। अब हम एक एग्जांपल देख लें इसका। इमेजिन यू वेंट टू अ बीच इन गोवा फॉर वेकेशन, वेकेशन में गए आप गोवा। अब आपने वहाँ कुछ देखा होगा, अब देखने के बाद शाम को वापस आपके होटल आए होंगे आप है ना, समय मिला है तो अब आप डायरी लिखेंगे, आप डायरी में एंट्री करेंगे। तो देखिए कि एक पिक्चर दिया हुआ है, इमेज यू वेंट टू अ बीच इन गोवा फॉर वेकेशन, यू डिड अ वाटर स्कूटर राइड। ये देखिए वाटर स्कूटर राइड किया आपने वहाँ पर गोवा के बीच पर, समुद्र में। यू आल्सो लर्न फ्यू टिप्स ऑन वाटर स्कूटर राइड, है ना, आप स्कूटर राइड किया तो कुछ चीज़ें आपने सीखी भी है। राइट और डायरी एंट्री, आपको क्या करना है, डायरी एंट्री करना है, लिखना है इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड में आपको। शेयरिंग योर एक्सपीरियंस यूजिंग द है ना, विजुअल दिया हुआ है उसको, है ना, देखते हुए आपके एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिए, ठीक। ये तो आपको एक पिक्चर दिखाई है, एक है ना विजुअल है। आप गए, आपने क्या फील किया, आपने क्या क्या वहाँ पे स्टेप्स किए, वो आपको यहाँ पर लिखना। अब ये मिल गया आपको एक टॉपिक, अब आपके दिमाग में एक इमेज बन गई है विजुअल देखने के बाद, है ना, उसको आपको हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। डायरी एंट्री है तो क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, सुबह गए, फिर दोपहर में क्या करा, फिर है ना आफ्टरनून में क्या किया, फिर क्या किया, ऐसा क्रोनोलॉजिकल। अब ये आपको हमने पहले मेंशन कर दिया था कौन सा डेट, है ना, ये ओके, ये मेंशन कर दिया हमने। टाइम यहाँ पर देखिए 10 PM, देखिए भाई रात को 10 बजे लिख रहा है ये, तो टाइम डाल दिया इन्होंने यहाँ, ठीक। इस प्रकार से लिखना है आपको। मैं नहीं करेंगे ऐसा तो फॉर्मेट के अनुसार तो आपका एक नंबर का यहीं से कट जाता है बेटा। तो हमको स्कोर कैसे अच्छा बनाना है उसके लिए हमको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, ओके। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम बात करें डायरी एंट्री है। आई एम शेयरिंग विद यू हाउ आई एंजॉय माय वेकेशन इन गोवा। आई हैड हियर अ लॉट अबाउट इट्स लवली बीच, है ना, इसने पहले से सुन रखा था इस लवली बीच के वहाँ हिस्टोरिकल चर्चेस है वहाँ पर, एंड ऑल द एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे कि स्कूटी, जेट स्कूटी होती है ना, इस प्रकार। इट वाज, आप फिल्मों में भी देखते हैं कैसे इस वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर, ओके। अ ड्रीम कम ट्रू व्हेन आई गॉट टू नो दैट आवर tickets were booked to go to Goa, okay. On reaching there, I was mesmerized by the beauty of the beaches, the vast expanse of
ग्रीनिश ब्लू क्लियर वाटर, बिल्कुल ग्रीनिश ब्लू क्लियर वाटर, ठीक है। हम भी गए तो बिल्कुल ऐसा साफ पानी, जैसे सुई भी डालें तो वो भी दिख जाए वहाँ पे नीचे, बॉटम उसका होता है ना नीचे, वहाँ कम पानी पे, अंदर नहीं ज़्यादा। तो एक आलपिन डालें तो वो भी दिखती है, इतना क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर पानी, है ना। एंड द वेव्स दैट क्रैश ऑन द सैंड इनटू मिल्की वाइट फॉर्म, जब लहर आती है तो कैसा हो जाता है वो, बिल्कुल मिल्की फॉर्म हो जाता है, सफ़ेद। ओके, आई जस्ट couldn't wait to jump into the saline water, है ना। saline water मतलब वही बिल्कुल क्रिस्टल, बिल्कुल सॉफ्ट पानी, ठीक। वी स्पेंड एंडलेस और ऑन द बीच। ओके, अब हम ये तो हमने बता दिया वहाँ का क्या था, मेन बॉडी पार्ट हो गया ये हमारा। उसके बाद में कंक्लूजन बताएंगे हम। आई वेंट ऑन द वाटर स्कूटर राइड विद माई ब्रदर, द एक्सपीरियंस वाज द एक्सलरेटिंग। तो आई वाज स्केयर मतलब हाँ डर तो था उसको थोड़ा, बट इट वाज अ जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, साथ में। वी विजिट ऑल द चर्चेस, है ना, चर्च भी घूमे इन्होंने, देखे। एंड टेस्ट द सी फूड डिलीशियस, है ना। टू तो सी फूड का जो सी फूड को कहेंगे हम समुद्री भोजन, जिसको जिसमें फिश वगैरह ही होता है, ठीक है, उसका। तो आई डिडेंट वांट द वेकेशन टू एंड, बट, है ना, बट वी हैड टू रिटर्न आफ्टर 4 days, हमको 4 दिन के बाद वापस लौटना था, क्योंकि इनका रिटर्न होगा ना टिकट, भाई गए हैं तो बाहर घूमने गए तो वापस भी आना। ये हो गया आपका कंक्लूजन। लास्ट में आप लिखेंगे आपका नाम। ओके ओके, सिग्नेचर नेम ऑफ द राइटर, ये हो गया। इस प्रकार से आपको ये करना है बेटा। ये तो हो गया आपका पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डायरी एंट्री। अब हम देखें इसके बाद में बेटा आपको जो है ये राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन भी होता है आपका, जिसमें आपको पैसेज होता है ना, अनसीन पैसेज, उसको देखना होता है, पढ़ना होता है, फिर उसको समझना होता है क्या करना है क्या नहीं। तो आपको वो आज हम समझा देते हैं। तो देखिए आपके पास में यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फैक्चुअल होता है और एक डिस्कर्सिव होता है। तो हम पहले फैक्चुअल पैसेज को देख लेते हैं। मैं शेयर करता हूँ बेटा आप लोगों को, ये है ना विंडो, तो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, तो इसमें भी हमको कुछ सावधानियाँ रखना है। तो ये देखिए आप लोगों को इट्स ओके, शेयर करते हैं हम इसको। देखो, हम देखें इसको विंडो को, तो दिख ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके बेटा, ये देखिए आप आपके सामने विंडो बेटा आपको दिख पा रहा है, एनीवन कंफर्म? ओके बेटा, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप उसमें आपको आता है रीडिंग में, है ना। जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका उसमें रीडिंग सेक्शन होता है। तो जो होता है उसमें आपको पैसेज को पढ़ना होता है, उससे दिए गए क्वेश्चन को फिर आंसर देने होते हैं। ओके बेटा, तो आपको ये इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट। ओके, रीड टेक्स्ट, प्रोसेस इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। ये टेस्ट करते हैं ना उसमें कि आप उसको रीड करेंगे टेक्स्ट को, प्रोसेस इट एंड अंडरस्टैंड इट मीनिंग, कि इसकी मीनिंग क्या, एंड इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कंप्रेंड टेक्स्ट। सब अपने अपने होता है ना, अपने इस तरह से उसको समझते हैं। टेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज और हर ट्रेट्स एंड स्किल्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना, द स्टूडेंट्स एबिलिटी इन रीडिंग ओनली। मार्क्स आर
awarded if the answer is clearly understood. Okay, to read comprehension and enrich vocabulary. Tips for swift and complete comprehension. Tips देख लें हम. Read the passage once, taking into account to main topic and a general idea of the passage. तो हमने इसको पढ़ा, तो अब मेन टॉपिक और उसका जनरल आइडिया उस पैसेज का क्या है. रीड द पैसेज अगेन. ओके, आइडेंटिफाइंग लोकेटिंग आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस. तो हम आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लें. क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहेगा तो हम तुरंत क्या करेंगे कि जब हमने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया पैसेज पढ़ने के पहले, तो हमारे दिमाग में रहेगा कि ये क्वेश्चन है. इसके पढ़ने के दौरान ही आपको आंसर आप उसको अंडरलाइन कर सकते. ठीक है, तो हमारा सजेशन तो यही है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना. जो भी पैसेज आए उसके क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, दिमाग में हमारे क्वेश्चन है ही, हम पढ़ने के दौरान हमको उसके आंसर आसानी से मिल जाएंगे. तो हमारा टाइम बचेगा. उससे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, कोई सी भी हो. अवॉइड डायरेक्ट लिफ्टिंग ऑफ आंसर फ्रॉम द पैसेज. ठीक है, आपको अवॉइड करना चाहिए डायरेक्ट लिफ्टिंग ऑफ आंसर फ्रॉम द पैसेज. अटेम्प्ट टू राइट आंसर इन योर ओन वर्ड एज फार एज इट इज़ पॉसिबल. तो आपको, है ना, डायरेक्ट आंसर वहाँ से लिफ्ट नहीं करना चाहिए. अपने जो विचार है अपने शब्दों में उनको आंसर को लिखना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके. इन एमसीक्यूज दिया हुआ था, फिर तो आपको चूज़ करना होता है. तो अगर आप एमसीक्यूज आपने देख लिए हैं 4, तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आप, है ना, आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिए थे, तो एमसीक्यूज भी आपने 4 ऑप्शन भी पढ़ लिए होंगे. तो आप जब वहाँ पैसेज पढ़ेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा ये 4 में से ये हमारा, है ना, एमसीक्यूज में से ये ऑप्शन राइट है. तो ऑप्शन आर सेट इन सच अ वे दैट ऑल ऑप्शंस अपीयर टू बी करेक्ट. ऐसे दिए जाएंगे कि जैसे चारों ऑप्शन करेक्ट है. बट यदि आपने सावधानीपूर्वक पढ़ा है तो आप उसमें से एक राइट वाला है वो आसानी से चूज कर सकते हैं. बट वाइल चूजिंग वन फ्रॉम देम, है ना, उनमें से एक जो हो सही है उसको चुनना है आपको. तो क्या करेंगे, वन शुड बी केयरफुल एंड ओनली द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन शुड बी चूजन फॉर आंसर. ओके, यूज ऑफ डिक्शनरी का यूज़ भी कर सकते हैं आप. यदि हैं तो आपके वोकेबलरी अच्छी है तो आप डिक्शनरी तो आपको डेली पढ़ना चाहिए. द यूज ऑफ द डिक्शनरी हैव टू एनरिच वर्ड पावर वोकेबलरी. ओके, गेसिंग द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड. कुछ वर्ड्स होते हैं उनके भी मीनिंग आपको बताने होते हैं. कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये वर्ड का क्या मीनिंग है ना. 4 ऑप्शन दे दिया. टर्निंग टू द डिक्शनरी इज नॉट always necessary. One can guess the meaning of a particular word by reading the word before and after the word which give the context. है ना, उस context के संबंध में वर्ड दिया हुआ है. ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड आपको दिया है ना, उसका मीनिंग हो, पर जो आपको context दिया हुआ है, जो पैसेज दिया उससे संबंधित होता है वो वर्ड और उसका मीनिंग होता है उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार. तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको पढ़ना. एंड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ट्राई टू पजल आउट द मीनिंग. ठीक, तो उस कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि उसकी मीनिंग हम निकालें. रीड द फॉलोइंग पैसेज. ठीक है, तो हमको क्या पैसेज तो हम पढ़ेंगे ही, तो हमको करना क्या होता है कि सबसे पहले तो हमको रीड, देखिए सावधानी क्या है, हमको क्या करना चाहिए पहले ये चीज़, क्योंकि हम अक्सर गलती करें. रीड द क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन पहले पढ़ लें हम, बिल्कुल ठीक, बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन पढ़ लेंगे. डू नॉट, है ना, ओवर एम्फेसाइज, जल्दबाजी भी नहीं, ओवर एम्फेसाइज भी नहीं होना है हमें. ओके, इनिशिएटिव रखना है, हमारे लिमिट ये होना चाहिए. ठीक, और हमको बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रखना. हमने तो क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हमको तो आंसर चाहिए उसमें से, बस इतना, है ना, ढूंढना है हमको ना, क्योंकि हमको टाइम नहीं होता है. टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है हमारे लिए उसमें. नंबर
द पैराग्राफ, अपना पैराग्राफ को नंबरिंग कर दीजिए, पैरा फर्स्ट, पैरा सेकंड, पैरा थर्ड, ठीक है। ऐसा मीनिंग ऑफ वर्ड हम उसमें से ढूंढ सकें तो ढूंढ लें। डू नॉट रीड पैसेज फर्स्ट, पैसेज को पहले नहीं पढ़ें, फोकस करें ओनली क्वेश्चंस के आंसर के लिए। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, आंसर ढूंढे उसमें से। वोकेबलरी हमारी होना चाहिए सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है। एनिमिंग वर्ड हो उसमें से कौन से। जिस्ट उसका क्या है ना, सार क्या है। डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन सेक्शन ए, आपको उसका सेक्शन ए में ज़्यादा है ना। कैन नॉट कंपेयर, उसको नहीं करना है। डोंट थिंक आउट ओके ऑफ द पैसेज। तो ट्रिगर वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो हमको ये बताते हैं। ओके, बट, इंस्टीड, एक्सिट, ओके, कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कीवर्ड, उसमें से निकालने हम। और मैक, मेन पॉइंट, कुछ मुख्य बिंदु उसके फटाफट हम उसमें से बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप देख लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से पैसेज को पूछा जाता था, क्या है उसका, है ना, तरीका पूछने का बोर्ड का, या एग्जामिनर किस प्रकार से पूछता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। यू शुड exercise previous year questions. Okay, focus on opening and closing पैराग्राफ। जो ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ हो उसको फोकस करना चाहिए आपको। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आप उसको पढ़ लेंगे क्वेश्चन पैसेज को और उसको फोकस करेंगे आप, ठीक है। और इसमें तथ्यात्मक होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, और उनको भी रीडिंग स्किल आपकी होना चाहिए अच्छी उसमें। और आंसर शुड बी इन वन वर्ड। ओके, फॉर्म चेंज करना, माय का, हिज, वो वगैरह इस प्रकार से। और प्रीव्यू कर लें, ओवरव्यू उसका रिव्यू करें हम, ऑथर कौन सा है उसका ये भी पता कर लें, ठीक। तो इस प्रकार हम एक पैसेज है उसको कर लेंगे तो हमको ज़्यादा आसानी होगी। देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नोबडी, देखिए तो एक पैसेज देखिए ध्यान से, हम यदि इसको पढ़ें तो ये देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपको ऐसा कहा जाएगा। और फिर आपको गिवन क्वेश्चन है उनके आंसर देने होते हैं। तो ये देखिए पैसेज है ना, इसके आंसर दिए हुए, क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द पैसेज, आपने पैसेज देख लिया, अभी पढ़ा नहीं, हम तो क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। ओके, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज अ ट्रू और फॉल्स। तो हम ट्रू और फॉल्स है ये यहाँ पर हम बताएंगे। तो आप इसको कैसे करेंगे कि मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो हम यहाँ इसको इस प्रकार से देख लेंगे और उसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है कि ये दिया हुआ, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द पैसेज चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो क्या है, क्या दिया हुआ भाई, तो ये दिया on an average of adult sleeps for 7 hours and 20 minutes, क्या दिया हुआ। ओके, if not slept properly even for a day, one is unable to concentrate and starts behaving peculiarly. Theory number, if one stay awake night after night, he soon begins to imagine strange things, ठीक है, strange things उसके दिमाग में आना। Worry and depression are not the causes of sleeplessness, rather they are result of sleeplessness। अब हमारे पास में ऑप्शन दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारे पास में 1 2 3 आर ट्रू एंड 4 इज फॉल्स। क्वेश्चन हमारा ए है, ठीक है, हमारे पास में ये दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स है ये चार में से। तो ये बोल रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट है 1 2 3 आर ट्रू, है ना, और चौथा है फॉल्स है, ए ऑप्शन।
सेकंड हमारा ऑप्शन कहता है ऑल आर ट्रू, थर्ड ऑप्शन बोल रहा आर फॉल्स, और फोर्थ 1 एंड 3 आर ट्रू बट सेकंड एंड फोर्थ फॉल्स। इस प्रकार से आपसे इसमें 4 ऑप्शन बता दिए। अब आप क्वेश्चन आपने ये पढ़ लिया। अब बी है विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड फॉर स्लीपिंग डिसऑर्डर, कौन सा वर्ड है भाई? हाँ, डेरेंस्ड है, इंसोम्निया है, नैप है, डिप्रेशन है, कौन सा है? तो हम पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें से हमको पता चल जाएगा कि ये हमसे पूछा था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन टू स्लीपलेसनेस, कौन सा भाई सॉल्यूशन इसमें स्लीपलेसनेस का? तो एडिक्शन टू स्लीपिंग पिल्स। ओके, गोलियां लेते हैं ना लोग नींद की, उसके एडिक्शन हो जाते हैं, बिल्कुल एडिक्ट हो जाते हैं। टैकिंग रिक्वायर्ड स्लीप, अवॉइडिंग लाइट नॉइज एटसेट्रा, है ना, फॉर अ साउंड स्लीप, गहरी नींद सोने के लिए ये अवॉइड करें, क्या? लाइट नहीं होना चाहिए, नॉइज नहीं होना चाहिए। अवॉइडिंग स्लीपिंग पिल्स एंड फाइंडिंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग इट, तो हम नींद की गोली लेना अवॉइड करें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, है ना, प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट, तो हम क्या करें? फाइंड करें कि प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करें। ठीक है, ये हो गया 4 ऑप्शन में से कौन सा भाई? क्वेश्चन सी का। अब डी क्वेश्चन है इफ सम ऑफ स्लीप आर मिस, ठीक है, नो हार्म इज डन, व्हाट हार्म इज बीइंग टैक, ओके, व्हाट, है ना, व्हाट हार्म इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन है हमारे पास में भी। फिर तो ये है आपका फिजिकल हार्म, है ना, ओके, फिजिकल हार्म, साइकोलॉजिकल हार्म, बोथ 1 एंड 2, ये दोनों, और यहाँ नीदर 1 नॉट 2, ना तो एक ना ही दूसरा, तो ये 4 ऑप्शन है। अब हमारे साथ में ये क्वेश्चन है, अब हम ये पैसेज पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन और आंसर हमने एमसीक्यूज देख लिया इसके। नोबडी नोज व्हाई वी स्लीप, ठीक, बट वी ऑल नीड टू, सबकी आवश्यकता है। देयर आर नो रूल अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, बट ऑन एन एवरेज एन एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर 20 मिनट। देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, हमने आंसर क्वेश्चन पहले पढ़ लिया बेटा, आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट का, है ना, ये रहा, ये तो सही है, ट्रू है ना बेटा, ये ट्रू हो गया। अब आप इस प्रकार से, अब मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, इस प्रकार से आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ओके गाइस, अगर हम इसको थोड़ी देर में इसको, अबाउट 8% ऑफ एडल्ट आर हैप्पी विद 5 आवर्स, है ना, और लेस, एंड 4% वांट टू 10 और मोर। ठीक, ये चीज़ भी आ गए हमारे। अब बेबीज नीड बिटवीन, कितना चाहिए बेबीज को सोने के लिए? 14 से 18। द elderly need less than they did when young, but often take a nap during the day. Okay, if you miss a couple of hours of sleep, no harm is done. ठीक, यहाँ पे उसमें भी कहा था क्या हार्म है क्या? You may feel tired and irritable the next day, but the body soon make up for the loss if you try to stay awake night after night. ठीक, अगर एक के बाद एक रात को आप जागेंगे तो होगा, नहीं तो बॉडी हमारी रिकवर करती है ना, अगले दिन हम उसको। However, you soon begin to behave strangely. You lose the ability of concentrate, क्योंकि आप एक रात के बाद फिर अगली रात जाग रहे, फिर नेक्स्ट को ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? आपका कंसंट्रेट क्या होगा? एबिलिटी वो है कंसंट्रेट की, वो लूज होती है। योर जजमेंट इज एम्पेयर्ड, यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, है ना, अलग अलग चीज़ें आप इमेजिन करने लगते हैं, एंड योर बिहेवियर बिकम ड्रेंस। ठीक, देयर आर अ नंबर ऑफ कॉज टू स्लीपलेसनेस,
कई कारण स्लीप नहीं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन। क्या है? चिंता, डिप्रेशन, ये उसमें है ना, वो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट स्लीप। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट कर सकता है भाई स्लीप को? नॉइज, लाइट, कोल्ड, ठीक है, न्यू सराउंडिंग। आप कभी कभी नई जगह जाते हैं तो वो भी, वहाँ पे भी नींद नहीं आती है। ओके, कहीं मेहमान गए, हम कहीं सोना पड़ा हमको, वहाँ पे भी, तो वो हमारे लिए क्या होता है? न्यू सराउंडिंग होती है, तो वो इफेक्ट करती है हमारे स्लीप को। पेन इन इलनेस कैन आल्सो कीप पीपल अवेक। वो बीमारी में बेचारा व्यक्ति बीमार होता है तो अक्सर उसको दर्द रहता है तो नहीं सो पाता। मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू देयर स्लीपिंग पिल्स। ठीक है, कई लोग रहते हैं एडिक्टेड हो जाते हैं स्लीपिंग, जो नींद की गोली लें। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट डील विद द कॉजेज ऑफ इंसोम्निया एंड इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम। तो यह तो बेहतर होगा कि उनको अवॉइड करें, इफ़ यू कैन, यदि आप कर सकते हैं अवॉइड तो नींद की गोली से बचे। ओके, इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। ये हमने पैसेज पहले, आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये हमारा हो गया बेटा पैसेज एक। ओके, तो हमने ये पैसेज देख लिया। अब हम नेक्स्ट वाला पैसेज यदि देखेंगे तो हमारे पास में है फैक्चुअल। ओके, फैक्चुअल पैसेज देखिए, यहाँ पर हम बात करें यदि तो ये हमारा पैसेज है ना। तो ये देखिए फैक्चुअल पैसेज, जिसको हम ये कह सकते हैं इसको कि तथ्यात्मक, और डिस्कर्सिव पैसेज जिसको हम असंबंध और नो डेट इस प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का पैसेज, तो ये हमारा फैक्चुअल तथ्यात्मक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, फैक्चुअल पैसेज है। तो रीड द पैसेज। अब आपने मान लीजिए पैसेज आपको रीड करने के लिए कहा, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें। हम क्या पढ़ लें भाई? क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमको पता रहेगा हमसे पूछा क्या गया। हु आर द ओपोनेंट ऑफ साक्षी मलिक इन द फाइनल रेसलिंग एट द रियो ओलंपिक गेम 2016। ठीक है, क्वेश्चन मिल गया आपको। कौन है ओपोनेंट ऑफ साक्षी मलिक का फाइनल रेसलिंग में रियो ओलंपिक गेम 2016 के? तो हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो आंसर हमारे सामने आ जाए। हाउ मैनी पॉइंट्स डिड साक्षी मलिक स्कोर इन ऑल? कितने स्कोर? ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका जो आंसर लिखना होता है, हम लिख पाएंगे इसको आसानी से। तो जब आपको आंसर लिखना हो तो आप आसानी से अंडरलाइन करके उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी पॉइंट्स डिड साक्षी मलिक स्कोर इन ऑल द फाइनल रेसलिंग एट द रियो ओलंपिक गेम्स? ठीक, बिफोर साक्षी मलिक हु वाज द इंडियन वुमन एथलीट्स टू विन मेडल एट ओलंपिक गेम? साक्षी मलिक के पहले किसने जीता, ठीक है, मेडल ओलंपिक का? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रिपेचेस? ओके, इसका क्या मतलब, आप क्या समझते इससे? हाउ डिड ओके टेनी बेकोवा मेक इंडियन hopeless? Did साक्षी स्कोर एनी पॉइंट इन द फर्स्ट पीरियड? क्वेश्चन है भाई, हम देखते हैं उसमें, आप पैसेज पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। हाउ डिड शी गेट 2 पॉइंट इन द सेकंड पीरियड? कैसे उसने प्राप्त किए सेकंड पीरियड में? हाउ मैनी पॉइंट डिड साक्षी स्कोर एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द मैच? ठीक है, ये भी हम उसमें ढूंढने की। फाइंड द वर्ड इन पैराग्राफ 3 विच मीन द सेम एज अपोनेंट। अपोनेंट का मीनिंग जैसा कौन सा है? बिल्कुल ऐसा ही मीनिंग निकलता पैराग्राफ 3 में हमसे कहा, वहाँ ढूंढिए आप। तो वहाँ ढूंढ लेंगे पैराग्राफ 3 में जाकर। तो अब आप ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्चुअल है, तथ्यात्मक। देखिए तथ्यात्मक दिया हुआ ना, कहाँ की घटना है ये बता रखा है इसमें। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो ये है आपका फर्स्ट नंबर। स्टार्ट करें। फाइनली वी रेस
फाइनली द रेसलर साक्षी मलिक क्लेंस्ड, है ना, द ब्रॉन्ज मेडल इन द 58 kg कैटेगरी, ठीक है, पुलिंग ऑफ अ सेंसेशनल, ठीक, 8-5 victory over एजुलू टेनिकबेकोवा ऑफ, कहाँ की है, किर्गिस्तान, ठीक है, इन द प्ले ऑफ बोट एंड, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड भी कह सकते हैं, शॉर्ट पीरियड, ओके, ended India's painful wait for medal at the Rio Olympic Game। ये हमने पढ़ा यहाँ पर इतना। तो इसमें हमने देखा कि टेक ओवर ऑफ दिस वाज द ओपोनेंट, ठीक है, इन द फाइनल रेस, ठीक, ये हो गया आपका, कौन है अपोनेंट, ये अपोनेंट है इसकी एजुलू टेनिकबेकोवा, ये है उसकी प्रतिद्वंदी, ठीक है। तो इससे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का पता चल जाता, हु वाज द ओपोनेंट ऑफ साक्षी मलिक इन द फाइनल रेसलिंग एट रियो ओलंपिक 2000। तो प्रतिद्वंदी कौन है भाई इसमें, ये हमने कीवर्ड यहाँ पर ये नाम मिल गया हमको, ये तो ये प्रतिद्वंदी है, उसका नाम हमको पता चल गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे चलें, ओके, वेटेड टू मेडल रियो ओलंपिक गेम्स, द 23-year-old फ्रॉम Rohtak became only the fourth woman athlete from India to win an Olympic medal as she earned the dramatic win after falling behind 0.05, है ना, in the do or die award on day 12, ठीक है। तो हमारे पास में क्वेश्चन है कि सेकंड नंबर, हाउ मैनी पॉइंट्स डिड साक्षी मलिक स्कोर इन ऑल द फाइनल रेसलिंग रियो ओलंपिक गेम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो ये हमसे इसमें बात आई थी, ओके, 8-5 विक्टर ओवर, ओके। तो यहाँ पर जो है वो गेम हमको आंसर मिला था, साक्षी मलिक स्कोर 8 पॉइंट altogether इन द फाइनल रेसलिंग एट द रियो ओलंपिक गेम, ठीक, 8-5 का, ठीक है, उसका तो 8 पॉइंट मिले उसको कुल मिला के, ओके। वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी, कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आपने सुना होगा, ये वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में, है ना, सिडनी में, बॉक्सर मैरी कॉम जिसको हम 2012 लंदन एंड शटलर सानिया, है ना, सानिया नेहवाल 2012 लंदन were the only other woman athlete from India to have won a medal in Olympic। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार का, तो हम इसका आंसर यहाँ पर बता सकते हैं कि बिफोर साक्षी मलिक द वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी, बॉक्सर मैरी कॉम एंड शटलर सानिया नेहवाल वर द अदर इंडियन वुमन एथलीट टू विन मेडल एट ओलंपिक गेम। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको, ठीक है। अब हो गया, okay, like in 3 or 4 the other boss earlier in the day, Sakshi won the crucial bout after coming from behind. She in fact had lost to 9, okay, ये पॉइंट चलते हैं ना उसका, इन द क्वार्टर फाइनल की बात है, और टू रशियस वलेरिया कोवलोव इन द 5th bout of the day before getting a second chance का क्वेश्चन है हमारे पास, इन रिपैचेस
तो सेकंड चांस मिला रीपैचेज के लिए, रीपैचेज करना। देखिए मीनिंग यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट के संबंध में आपको सेकंड चांस मिला क्या करने के लिए, रीपैचेज। व्हेन हर कंकर रीच द फाइनल, है ना, जिसको हम हर कंकर रीच द फाइनल, जिसको हम विजेता कह सकते हैं, साक्षी विक्टर। ओके, साक्षी's victory brought cheers to the Indian contingent that had endured agonizing 11 days without a medal। अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो था तो वो था, हम उसकी बात करें तो रीपैचेज इज अ है ना, जिसको हम प्रैक्टिस इन अ सीरीज कंपटीशन दैट गिव अ चांस टू पार्टिसिपेंट हु फेल टू मीट क्वालिफाइंग। ठीक है, एक चांस दिया जाता है उनको पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, किसको, जो पहले हार गए हैं तो उनको एक चांस दिया जाता है, गिव अ चांस टू पार्टिसिपेंट्स हु फेल टू मीट क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड बाय अ स्मॉल मार्जिन। थोड़े से मार्जिन पे वो चुक जाते हैं, टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट राउंड में जाने के। अब चलिए उनको चांस तो मिल गया। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। साक्षी टर्न द टेबल ऑन द Kyrgyzstan wrestler in the dying second, okay, of the boss, as Denis Bekova was in a complete command in most part of the class. Denis Bekova grabbed, Sakshi's leg, पकड़ लिए भाई साक्षी को leg, and quickly 2 points before adding one more for the Indian passivity। ठीक है, 2 point only। She repeated her move and successfully based 2 more points to lead 5-0 at the break। Sakshi could open the scoring only in the second period and got 2 points। कितने, हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, कितने प्राप्त किए, गॉट 2 पॉइंट आफ्टर थ्रोइंग हर रिवर डाउन एंड आउट ऑफ द मैट। है ना, शी देन मैनेज टू अर्न 2 पॉइंट्स अगेन विथ अ सिमिलर मूव टू ब्रिंग डाउन द मार्जिन टू 4-5। ओके, thereafter it was no looking back for the Indian girl, and she took the opponent down to level the score 5-5, but she did not stop there and gained 3 more points by pinning down। मतलब जिसको हम कह रहे हैं, ये पिनिंग डाउन मतलब जकड़ कर, है ना, पूरा जकड़ कर पटकना जिसको कहते हैं, पिनिंग डाउन द किर्गिस्तान रेसलर, जो थी ना रेसलर अपोनेंट है उसकी, इन द डाइंग मोमेंट ऑफ द मैच। ओके, तो इस प्रकार से हम, अब जो क्वेश्चन है हमारा आंसर भी मिल जाता था। इसका 5th में क्वेश्चन था आपका 5th में कि हाउ डिड टेनिंग मेक इंडियन होपलेस, कैसे होपलेस किया था। तो उसका टू बिगिन विथ टेनिंग, है ना, टेनी बेकोवा स्कोर 5 पॉइंट्स, उसके 5 पॉइंट मिल गए थे, उसको हमने पैसेज में देख लिया। वेयर साक्षी मलिक कुड स्कोर 9 पॉइंट विथ मेड इंडियंस होपलेस, में इंडियन को होपलेस किया था और उसको 5 पॉइंट मिल गए थे। अब 6 वाला क्वेश्चन हमसे ये पूछा था, डिड साक्षी स्कोर एनी पॉइंट इन द फर्स्ट पीरियड। तो नो, साक्षी को तो फर्स्ट में तो मिला ही नहीं, शी कुड नॉट स्कोर एनी पॉइंट इन द फर्स्ट पीरियड। फिर 7th क्वेश्चन हमसे ये पूछा था, हाउ डिड शी गेट 2 पॉइंट्स इन द सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में कैसे उसने प्राप्त किए थे 2। शी गॉट 2 पॉइंट्स आफ्टर throwing her revolver
है ना, राइवल डाउन एंड आउट ऑफ द मैट। तो हमने यहाँ पे भी देखा था कि 2 पॉइंट उसने लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, ये यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, अर्न 2 पॉइंट्स भी, ठीक है। यहाँ पर अर्न, ये कर्सर दिखाई दे रहा है, अर्न 2 पॉइंट्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ मैनी पॉइंट डिड साक्षी स्कोर एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द मैच। तो सी स्कोर 3 पॉइंट एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स उसने लास्ट मोमेंट में किए थे, प्राप्त किए थे, ओके। तो हम उसको अंडरलाइन कर देंगे, 3 पॉइंट उसने लास्ट में, ओके। तो ये हमारा 8th का आंसर हो गया, सी स्कोर 3 पॉइंट एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द मैच। अब यहाँ पर आपसे ओपोनेंट का एक वर्ड आया था 3, हमसे कहा था फाइंड द वर्ड इन पैराग्राफ 3, ओके, विच मीन्स द सेम एज ओपोनेंट। ओपोनेंट होता है आपका प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी जैसा कोई वर्ड है क्या इसमें, तो इसमें कहीं वर्ड है ना, ये रहा, ओके। यहाँ पर सेकंड पीरियड एंड गॉट 2 पॉइंट आफ्टर थ्रोइंग हर राइवल, ये राइवल इसका ओपोनेंट, ओके, इसका मीनिंग होता है ओपोनेंट और राइवल, राइवल प्रतिद्वंदी, राइवल भी प्रतिद्वंदी, हर राइवल, उसका जो राइवल कौन है, प्रतिद्वंदी कौन है, राइवल, उसको डाउन उसने मैट पर गिरा दिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका वर्ड, सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से हमको कोई मीनिंग ढूंढना हो, वर्ड ढूंढना उसका सेम मीनिंग का, तो इस प्रकार से हम उस कॉन्टेक्स्ट जो हमारा पैसेज है उसके कॉन्टेक्स्ट में जाकर ही ढूंढना होता है, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से आपको पैसेज है ना, ये फैक्चुअल और आपका डिस्कर्सिव पैसेज दोनों हमने आपको बता दिया किस प्रकार से इनको करना है, इनके आंसर किस प्रकार से हमको ढूंढना है, वो भी हमको बिल्कुल टाइम है ना गंवाए हुए नहीं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, टाइम मैनेज करके चलना हमको। तो आज हमारा ये जो सेशन है यहाँ हमारा समाप्त होता है, ओके गाइस। अगर आपको फैक्चुअल पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज और आपका डायरी एंट्री है ना, और पैराग्राफ राइटिंग, इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। आई विल क्लियर योर डाउट, ओके गाइस। नाउ यू मे लेव क्लास, ओके। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा।